राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले खास खबरें। गुजरात में स्थिति गंभीर, हिंसा में 5 की मौत, सेना का फ्लैग मार्च, प्रधानमंत्री की शांति बनाए रखने की अपील। बिहार में विशेष पैकेज पर गरमाई सियासत, नीतीश कुमार ने कहा महज 10,368 करोड़ रुपए की राशि ही नहीं। बीजेपी ने कहा हताशा में है मुख्यमंत्री। सीमा पार फायरिंग के पीड़ितों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष, राहत और मुआवजे की मांग, बीजेपी ने किया राहुल का समर्थन। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार और पूर्व सैनिकों की बातचीत विफल, भूख हड़ताल पर बैठे 2 और सैनिक। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और सीएनजी घोटाले पर दिल्ली सरकार की गृह मंत्रालय को चुनौती, कहा दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल न दे मंत्रालय। बीजेपी ने लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। और शुरुआत पहली खबर से। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का अनशन जारी है। कल सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी। पूर्व सैनिकों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, लेकिन सरकार इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिला रही है। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपना वादा निभाने की बात कही है। वन रैंक वन पेंशन के जल्द ऐलान की अटकलों के बीच पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, लेकिन पूर्व सैनिक सरकार के ऐलान से पहले आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी जो डिफरेंस थे वो आगे और बढ़े हैं और अभी फाइनल वर्ड गवर्नमेंट देगी। अगर हमारा जो पॉइंट है जिससे हमारा सैंक्शन हुआ है वैसे अगर मिलता है तो फिर ठीक बात है, अगर नहीं मिलता तो हम अपना ये एजिटेशन को जारी रखें। पिछले 2 दिनों में इस मसले पर सरकार के स्तर पर भी सरगर्मी तेज रही। मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इस मसले पर बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ आरएसएस नेता शामिल हुए। सरकार का कहना है कि वो इस मसले पर पूरी संवेदनशील है। हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार उसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले 18 अगस्त को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पूर्व सैनिकों से मिलकर अनशन तोड़ने की अपील की थी। पूर्व सैनिकों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो गुरुवार को खत्म हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से वन रैंक वन पेंशन जल्द लागू करने की मांग की है। Mr. Modi promised the OROP. Our soldiers, our ex-servicemen are on a hunger strike. So when I mean the Prime Minister should take action, he's made the promises. Everybody knows the promises. ओआरओपी लागू करने की मांग कर रहे पूर्व सैनिक 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में 24 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को इस पेंशन योजना से फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं संवाददाता श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड अरिथमेटिक है, काफी मुश्किल जो है गणना किस तरह से की जाए कि सरकार क्या चाहती है और किस तरह से जो है पूर्व सैनिक चाहते हैं, क्या फर्क है, आखिर क्यों मामला अटक गया? देखिए आरफा, बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर यही बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही थी जब उनसे ये सवाल पूछा गया था। हालांकि आज सुबह से ही इस तरह के इंडिकेशन दिए गए थे कि 28 अगस्त के दिन वन रैंक वन पेंशन की घोषणा हो सकती है। और आज अहम बैठक, बैक चैनल से बातचीत सरकार और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूर्व सैनिक उनके बीच में चल रही थी। लेकिन आज इस तरह की उम्मीद थी कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, एक फॉर्मूला जो है उसको वो निकाल लिया जाएगा और अंततः
28 अगस्त को जब 1965 का जो युद्ध हुआ था उसकी जब बरसी होगी तो उस मौके पर सरकार की तरफ से घोषणा की जा सकती है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें 3 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर पूर्व सैनिक वो तैयार नहीं है समझौते के लिए। उसमें सबसे पहला मुद्दा यह है कि सरकार ये चाहती है कि 2015 से ये पेंशन लागू हो, जबकि पूर्व सैनिकों की ये मांग रही है कि 2014 से इसको लागू किया जाए। इसके अलावा कब जो बेस ईयर माना जाए वो 2011 माना जाए, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। और इसके अलावा एक और जो बात थी इसमें, जो वायदा था कि हर साल 3% का इंक्रीमेंट पेंशन में होगा, उसके लिए उस पर भी सरकार कोई वादा नहीं करना चाहती है। तो इसको लेकर पूर्व सैनिकों का कहना है कि एक तरह से सरकार जो है वो उनको वादा जो है वो पूरा नहीं करना चाहती है, वो अधूरे वादे के साथ उनके पास आई, और इसलिए वो उनका कहना है कि अभी कम से कम वो प्रोटेस्ट वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो 28 अगस्त को घोषणा होने की उम्मीद आज लगाई जा रही थी कि इस तरह का माहौल बन गया है, उसमें आशंकाएं पैदा हुई हैं। आरफा, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ नितिन गोखले भी मौजूद हैं। नितिन गोखले वरिष्ठ पत्रकार हैं, रक्षा मामलों को कवर करते रहे हैं और फिलहाल सीनियर फेलो हैं विवेकानंद फाउंडेशन में। नितिन गोखले, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह का ये कॉम्प्लिकेटेड जो एरिथमेटिक है वो जो श्याम सुंदर हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कितने पैसे का फर्क वाकई आ रहा है? क्या डुएबल नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं राजनीतिक, सामाजिक हर हिसाब से जो है काफी नाजुक मुद्दा बन गया है सरकार के लिए। नितिन, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, नितिन गोखले से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तमाम बातचीत जब आखिरी स्तर तक पहुंचने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि मामला जो है वो आखिरी स्तर पर यानी कि सुलझ नहीं रहा है। हम जानते हैं कि अभी 6 जो आर्मी वेटरन्स हैं वो आमरण अनशन पर हैं, जिनमें से कम 2 ऐसे हैं जो कि फ़िलहाल अस्पताल में दाखिल हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं ये, वो लोग जो कि देश की रक्षा के लिए लड़े, देश की सीमा पर लड़े, और उन लोगों को इस तरह अपने हक के लिए, जो उनका लेजिटिमेट राइट है, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। नितिन गोखले, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? श्याम सुंदर से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। श्याम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुद्दा ये भी है कि क्या सरकार के लिए वाकई ये प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर बहुत मुश्किल है? क्योंकि इसकी अहमियत का अंदाजा हमें भी है, सरकार को भी है, और जाहिर है जो कि पूर्व सैनिक लड़ रहे हैं उनको तो है ही कि ये मुद्दा कितना नाजुक है, कितना भावनात्मक है। नहीं, बिल्कुल भावनात्मक भी है, और ये भी बात सही है कि अगर राजनीतिक आम सहमति की बात करें, बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मसलों पर राजनीतिक आम सहमति बनती है, और इस मसले पर सैद्धांतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक राय हैं। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि जब वो चुनाव प्रचार पर उतरे थे तो रेवाड़ी में उन्होंने सबसे पहला वायदा अगर किया था तो 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था। अब ये डुएबल है या नहीं है, ये वित्त मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि इसमें का अंक गणित शामिल है, और जब तक उसको नहीं सुलझाया जाता है तब तक इसमें अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी सरकार कमिटेड है, लेकिन जो अंकगणित है, जो हिसाब किताब है, उसमें अभी कुछ काम बाकी है, और उस पर अंतिम फैसला लेना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है अब कि अगर सरकार के सामने अंकगणित का भी सवाल है, 1 रैंक 1 पेंशन के मामले को बहुत दूर तक नहीं टाला जा सकता। जैसे कि आपने बार बार कहा कि राजनीतिक तौर पर भी ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, और बहुत स्पष्ट वादा नरेंद्र मोदी की तरफ से ये किया गया था सरकार में आने से पहले, और सरकार में आने के बाद लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि सैद्धांतिक तौर पर वो 1 रैंक 1 पेंशन के फेवर में है। तो अब जहां तक अंकगणित का भी जो मामला है, उसको भी बहुत देर तक सरकार टाल नहीं पाएगी। जी हाँ, और शाम इस बीच आंकड़ा ये भी बता रहा है कि करीब 22 लाख रिटायर्ड सर्विसमैन हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा विधवा महिलाएं हैं जिनको कि सीधे तौर पर इसका फ़ायदा पहुंचेगा जैसे ही ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, अमल में आती है। और साफ तौर पर सैद्धांतिक रूप से यूपीए सरकार भी इस पर सहमति, और ख़ुद प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कहा कि उनकी सरकार सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे पर खड़ी हुई है और सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत है। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्या फ़र्क है दोनों के बीच? और पब्लिकली भी जाहिर सरकार ऐसे नहीं देखना चाहती है जिससे कि दोनों के बीच में, पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच में कोई विवाद बनता हुआ नजर आए। एक बार फिर से आखिरी बार हम कोशिश करते हैं नितिन गोखले जी से बातचीत करने की। नितिन गोखले, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
बिल्कुल क्लियर आ रही है आरफा। नितिन, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये बताइए कि किस तरह से ये मामला कहाँ फंस गया लगता है। क्या वाकई व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली सरकार के लिए ये डुएबल नहीं है और ये वजह इस मजबूरी को पूर्व सैनिक नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उल्टे पर्सपेक्टिव से देखा जाए? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये डुएबल नहीं है, ये बिल्कुल डुएबल है। और सरकार की तरफ से स्पेशली रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी पूरी कैलकुलेशन करीब 4 महीने की गई थी, 4 महीने पहले की गई थी, जिसमें करीब 8,300 करोड़ का जो हिसाब आया था वो बिल्कुल कैलकुलेशन करने के बाद आया था। इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए इतना पैसा देना कोई नामुमकिन सी बात है। पैसा सरकार के पास जरूर है। इसमें पहली अड़चन थी कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको मान नहीं रही थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शन थे, और तब तक पूर्व सैनिकों को ये मानना चाहिए था कि भाई चलिए सरकार में कोई डिफरेंसेस हैं। अब मैं समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 3 बार कह दिया है कि सैद्धांतिक रूप से हमने इसको मान लिया है और हम इसको जरूर देंगे, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तब मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इस मामले को थोड़ा सा अब जो डी एस्केलेट करना कहते हैं ये करना चाहिए। पूर्व सैनिकों को ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो ली गई है इसको अब थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो फिर कोई सरकार ऐसी अवस्था में जहां ऐसा लगे कि उन्हें प्रेशर में लाया जा रहा है और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उस अवस्था में सरकार मेरे ख्याल से कोई डिसीजन नहीं लेगी। जबकि ये तय है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन देना ही है, तो मैं समझता हूँ कि पूर्व सैनिकों में थोड़ा सा एक पीछे हटके सरकार को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, तभी मैं समझता हूँ इस मामले को इसका कोई सोल्यूशन निकले। काफी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप नितिन गोखले, क्योंकि आप रक्षा मामलों को बहुत नजदीक से कवर करते रहे हैं और बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। आप भी ये मान रहे हैं कि ये 3 बिंदु जो हैं जिन पर पूर्व सैनिक फिलहाल अड़ गए हैं या उन्होंने अपनी जिद इसको बनाई है, आपको लगता है कि ये वैलिड नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वैलिड नहीं है। अब उनका जो एक सस्पिशन है पूर्व सैनिकों का, वेटरन्स का, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज 40 साल से सरकारों ने उन्हें इग्नोर किया है, जितने भी सरकारी आई हैं उन्होंने इग्नोर किया है, तो ये गुस्सा और ये सस्पिशन बिल्कुल जायज है। पर मैं ये समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगे के नीचे एक आश्वासन दिया है, तब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय सरकार को इन्होंने देना चाहिए। और ये जो हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये किसी के हित में नहीं है, ना पूर्व सैनिकों के हित में है, ना देश के हित में है, ना ही सरकार के हित में है। इसलिए हंगर स्ट्राइक कम से कम बंद करना चाहिए। आप रिले हंगर स्ट्राइक करते रहिए, पर ये जो कुछ लोगों ने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक किया है, इससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम किसी निर्णय पर पहुंचे किसी दबाव में आकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट माना जाएगा आगे जाकर कोई अगर दूसरा मामला होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूर्व सैनिकों ने थोड़ी सी और मैं एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ जो दुख है पूर्व सैनिकों के दिल में और दिमाग में, उसको मैं पूरी तरह समझता हूँ। पर मैं ये भी मानता हूँ कि अब ये थोड़ा सा डी एस्केलेट करना पड़ेगा वेटरन्स को और जो एक सर्विसमैन वहाँ अनशन पे बैठे हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि नरमी बरतने का वक्त आ गया है। सैद्धांतिक रूप से जाहिर है सहमति एक बन चुकी है और ये एक अच्छा दिन है जब हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि बिल्कुल सरकार तैयार है, वो जानती है कि इसकी हर तरह की कीमत सरकार को अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दबाव के तहत भी सरकार दिखना नहीं चाहती और शायद जो खजाना है सरकारी उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गोखले आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और श्याम सुंदर आपका भी शुक्रिया। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर और अभी छोटा सा ब्रेक। कौन घटा, कौन बढ़ा, देश में किसकी कितनी संख्या। सरकार ने जारी की धर्म आधारित जनगणना। देखिए RSTV विशेष जनगणना शाम 7:30 बजे। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग ने हिंसक रूप ले लिया है। मंगलवार रात से राज्य के अलग अलग जिलों में हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की लाठीचार्ज में मौत की खबर मिली है। हालात को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है।
पटेल आरक्षण का आंदोलन हिंसक हुआ तो गुजरात के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आईं। वाहन फूंके गए, पत्थरबाजी हुई, जगह जगह आगजनी हुई। मंगलवार रात से शुरू हुई हिंसा बुधवार को भी देखी गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को अहमदाबाद समेत राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं सेना को अहमदाबाद बुला लिया गया है, जबकि अर्धसैनिक बल के 5000 जवानों की भी मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सब लोगों के बीच शांति बनी रहे, सब एक दूसरे को सहयोग करें। फिर से मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को विनती करती हूँ कि आप शांति रखिए, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। दरअसल आंदोलन तब हिंसक हुआ जब मंगलवार रात समिति के नेता हार्दिक पटेल को कुछ देर के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हार्दिक का आरोप है कि हिंसा की वजह पुलिस है, जिसने जबरन लाठीचार्ज किया। पुलिस मार रही है घर में बच्चों को जाकर, महिलाओं को मारकर, और इसी वजह से पूरा सब कुछ हुआ है। गुजरात में शांति बनाए रखे, सब साथ रहकर एक देश का विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय सरदार। हालांकि विपक्ष अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर आरोप लगा रहा है। सरकार को ये चाहिए था कि बिल्कुल सभी को विश्वास में लेकर कुछ इसमें रास्ता निकाला जाए, जिसमें सरकार विफल रही। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने साफ कर दिया है कि वो आगे आंदोलन को और तेज करेंगे और पटेल समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग पर अडिग रहेंगे। हालांकि गुजरात सरकार आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों से शांति की अपील की है। ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને શાંતિ રાખવા માટે આગ્રહ કરું છું। હિંસાના માર્ગે જઈને ક્યારેય કશું વળતું નથી। આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बालकोट पहुंचे। उन्होंने सीमा पार से गोलीबारी के शिकार लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के उचित मुआवजा देने की बात भी कही है उनके लिए। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बालकोट में सीमा पार से फायरिंग से पीड़ित लोगों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। सरकार को यहाँ पे फोकस करना चाहिए और देखिए जो पॉलिसी बने वो फोकस तरीके से बनाई जाए, क्लियरली बनाई जाए और यहाँ पे इनकी अच्छी तरह मदद की जाए। सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी राहुल गांधी की इस पहल का स्वागत किया है। केंद्र और राज्य सरकार जो सीमावर्ती क्षेत्र में एक फायरिंग वगैरह से प्रभावित लोगों के लिए कई प्रकार की मदद करने का प्रयास करते रहती है। बालकोट में 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई और सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। साथ ही उनका कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के दौरे का भी कार्यक्रम है। इस साल अगस्त से अब तक पाकिस्तान 45 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में विशेष पैकेज को लेकर जबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष पैकेज को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पैकेज में 87% राशि पुरानी योजनाओं की है। बीजेपी ने इसे नीतीश कुमार की हताशा करार दिया है। बिहार के लिए विशेष पैकेज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपए की पुरानी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र से महज 10,368 करोड़ ही हासिल हुआ है। इस पैकेज के नाम पर, तथाकथित पैकेज के नाम पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा। और इनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, वे राजनीतिक दल हैं, स्वयं भारत सरकार के द्वारा। इस आरोप को बीजेपी और उसके सहयोगी दल नीतीश कुमार की हताशा बता रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को और लालू यादव को, इसमें बताएं कि इसमें एक भी कौन सी पुरानी योजना है। एक भी योजना बताएं कि वो पुरानी योजना है। जितनी योजनाओं का इसमें समावेश किया गया है, सारी नई योजनाएं हैं
और अगर पुरानी योजना तो बताएं कि जमीन पर उतर गया क्या? 1,15,000 करोड़ की राशि पहले से ही बिहार को दिया गया था, तो कहाँ विकास है? कब दिया गया था? और ये कहते हैं पहले से था, तो पहले से था तो क्यों नहीं बिहार की जनता को बचाया था? आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही बिहार में इसे लेकर सियासत तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के बीच चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मामला सीएमजी फिटनेस घोटाले का है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय पर ही सवाल उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने खत में लिखा है कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो खतरनाक है। आप गृह मंत्रालय को सूचित कर दें कि अगर वो संतुष्ट न हो तो वो कोर्ट जा सकते हैं। जांच आयोग अपना काम करता रहेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के दायरों के बीच चल रहे विवाद को तूल दे दी है। मामला 2002 सीएनजी फिटनेस घोटाले का है। दिल्ली सरकार जिसकी पड़ताल स्वतंत्र जांच आयोग से करवा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी ठहराया था, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने ये खत लिख गृह मंत्रालय की मंशा पर आपत्ति जताई है। भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार की जांच दिल्ली सरकार की पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र में आती है, और भ्रष्टाचार की अगर जांच भी नहीं करेगी दिल्ली सरकार तो फिर करेगी क्या? आम आदमी पार्टी पर घोटाले में आरोपी कांग्रेसी नेताओं को बचाने का आरोप लगा रही है। उल्टा वो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को और जो कांग्रेस के साथ उस वक्त की रिजीम में जो जुड़े हुए अफसर थे, उनको बचाने में लगे हुए। 2002 में हुए इस घोटाले में कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी नाम आया था और उपराज्यपाल नजीब जंग पर जांच को मुकम्मल न कराने का आरोप है। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जहां लग रहा था कि दिल्ली सरकार केंद्र के साथ अपने रिश्ते सुलझाना चाहती है, लेकिन वहीं 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार की एक चिट्ठी ने ये साबित कर दिया कि मुलाकातें चाहे जितनी मर्जी हों, लेकिन विवाद सुलझने वाले नहीं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बीमा सेक्टर से किसानों, कमजोर तबके के लोगों के साथ साथ असंगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की अपील की है। मुंबई में भारतीय बीमा संस्थान के डायमंड जुबली समारोह में उन्होंने बेहतर फसल और माइक्रो बीमा देने के तरीकों की तलाश पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि खेतों में खड़ी महज 12% फसलों का ही बीमा हो पाता है। उन्होंने इसे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की हालिया जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे गरीबों को फायदा होगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। अमेरिका की संघीय अदालत ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ 1984 के दंगों से संबंधित एक मामले को खारिज कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। दरअसल 1984 के दंगों के मामले में एक सिख समूह ने सोनिया गांधी के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। सोनिया गांधी के वकील और जाने माने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक करार दिया। मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को खेल रत्न अवार्ड दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में पैरा ओलंपियन एन ग्रीशा ने चुनौती दी है, ये कहते हुए कि वो इसके हकदार हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सानिया मिर्जा और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है। साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा, ये निर्देश दिया कि अगर सानिया मिर्जा को स्पीच अवार्ड दे दिया जाता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए और इस मामले में कोर्ट का फैसला अवार्ड देने के बाद भी मान्य होगा। एन ग्रीशा ने 2012 के पैरा ओलंपिक में पुरुष वर्ग के ऊंची कूद यानी कि हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। सानिया मिर्जा को 29 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाना है। संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई। इससे गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:52 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत के आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती चल रही है। इसरो ने लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार शाम 4:52 पर
श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV D6 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT-6 अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, जो इसे अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करेगा। GSAT-6 भारत का 25वां भूस्थैतिक संचार उपग्रह है। ये GSAT सीरीज का 12वां उपग्रह है। GSAT-6 का इस्तेमाल रणनीतिक जरूरतों के लिए होगा। ये C बैंड में एक नेशनल बीम और S बैंड में 5 स्पॉट बीमों के जरिए संचार सुविधा देगा। इसमें अत्याधुनिक S बैंड एंटीना है, जिसका व्यास 6 मीटर है। इससे किसी भी मौसम में ऑडियो, वीडियो, डेटा और नक्शे मिलेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय सैटेलाइट बेस्ड संचार सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।